बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं सुमेरा सलीम। नाज़रीन, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका दुनिया में अमन के लिए अपना किरदार अदा करेगा। उन्होंने कहा कि मैंने पाक भारत जंग समेत 7 जंगें रुकवाई हैं। इन जंगों को रुकवाने में अक़वाम मुत्तहिदा का साथ शामिल नहीं था, जबकि उन्होंने कहा कि गजा में जंग बंदी मुआहदा हो जाना चाहिए। इसके अलावा भी दीगर मौज़ूआत पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम जी, आपको भी डॉक्टर साहब, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से आज खिताब किया। गजा में जंग बंदी का मुआहदे के हवाले से भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि रूस से तमाम मसनूआत खरीदना बंद कर देनी चाहिए। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप की अभी कुछ देर पहले तकरीर जो है वो ख़त्म हुई है अक़वाम मुत्तहिदा में, और काफ़ी तवील तकरीर थी, और उसमें उन्होंने जो है वो सबसे पहले तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ही एक बेकार लाहासिल सा अदारा करार दे दिया। ये अक़वाम मुत्तहिदा जो है ये जून 1945 में ये रॉकफेलर फैमिली जो है उन्होंने $8.4 मिलियन दे के ये जगह ली थी। ये जो मैनहट्टन में जो ईस्ट रिवर है उसके किनारे, और बड़ी बहस चल रही थी कि इसको जेनेवा में होना चाहिए, इस इमारत को अक़वाम मुत्तहिदा का जो हेडक्वार्टर है, या इसको जो है क्योंकि दूसरी जंग अज़ीम में यूरोप तबाह हुआ था मुख्तलिफ जगहों पर, तो जेनेवा की बात चल रही थी। एक ये भी आइडिया आ रहा था कि मॉस्को में होना चाहिए क्योंकि सारे अलाइज थे। लेकिन फिर रॉकफेलर फैमिली जो है उन्होंने ये पैसे दिए 8.4 मिलियन, और यहाँ पे जो है अक़वाम मुत्तहिदा की एक इमारत, ज़मीन ख़रीदी गई, इमारत तामीर हुई, वरना ये ना होती। पहले तो उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को ही एक बिल्कुल फ़ारिग कर दिया कि ये तो कोई अदारा है ही नहीं, और उन्होंने कहा आपने किया क्या है। एक मरला ऐसा आया कि मुझे यूँ लगा इनकी तकरीर सुनते हुए कि कहीं अक़वाम मुत्तहिदा से निकलने का ऐलान ही ना कर दें। इन्होंने कहा कि आप कोई जंग नहीं रुकवा सकते, कुछ नहीं किया, जो भी कुछ किया है वो तो मैंने किया है, और मैंने 7 जंगें रुकवाई हैं। उसमें उन्होंने पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो जंग उसका भी जिक्र किया, और उन्होंने इथोपिया और मिस्र के दरमियान जो तनाज़े है उसका भी जिक्र किया, जो हम कल जिक्र कर चुके हैं कि डैम के हवाले से तनाज़े वहाँ चल रहा है। बाकी जंगों का भी उन्होंने जिक्र किया, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को रगेद दिया। दूसरी बात इसमें जो है वो उन्होंने कहा कि अच्छा, जो मेरे ज़राए अक़वाम मुत्तहिदा में जो मौजूद हैं, शुरू में उन्होंने कहा कि टेलीप्रॉम्प्टर यहाँ पे नहीं चल रहा, और टेलीप्रॉम्प्टर जो है अक़वाम मुत्तहिदा ने प्रोवाइड नहीं किया, और अक़वाम मुत्तहिदा में जो टेलीप्रॉम्प्टर के बगैर मैं तकरीर कर रहा हूँ उन्होंने तकरीर की भी, और उन्होंने ये भी कहा कि जो टेलीप्रॉम्प्टर जिसने बंद किया है तो फिर उसको मतलब एक उन्होंने एक मज़ाहन बात की कि उसको जो है वो बड़ी सख्ती से निपटा जाएगा, लेकिन ये कि थोड़ी देर बाद वो टेलीप्रॉम्प्टर ऑन हो गया। अक़वाम मुत्तहिदा में जो मेरी कुछ लोगों से बात अभी हो रही थी तकरीर ये दरमियान में, मैंने पूछा क्या ये क्या चक्कर हुआ है ये टेलीप्रॉम्प्टर का, तो पता ही चला कि टेलीप्रॉम्प्टर जो है वो ट्रंप जो कि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो टीम है उनकी तरफ से कहा गया था कि हम अपना टेलीप्रॉम्प्टर लेकर आएंगे, अक़वाम मुत्तहिदा का टेलीप्रॉम्प्टर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे बाकी रहनुमाओं की तरह। तो वो टेलीप्रॉम्प्टर शायद आने में कुछ ताख़ीर हो गई, या वो नहीं आ सका, या कोई प्रॉब्लम हुई, तो जिसकी वजह से वो टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था। लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के जो सोर्सेज हैं वो कह रहे हैं कि इस टेलीप्रॉम्प्टर का हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये ख़ुद प्रेसिडेंट ट्रंप की टीम जो है वो कह रही थी कि हमें अपना टेलीप्रॉम्प्टर चाहिए। अभी ये टेलीप्रॉम्प्टर का किस्सा अभी तो मैं तो अपनी सोर्सेज से कह रहा हूँ, भी देख लेते हैं क्या खबर आती है वहाँ से। दूसरी जो बात है प्रेसिडेंट ट्रंप ने, वो उन्होंने बात की जंग रुकवाने की बात की। उन्होंने एक बार फिर जो है वो कहा पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग ख़ास तौर पे जिक्र किया उन्होंने तमाम मुल्कों से कहा कि वो रशिया से तेल लेना बंद करें, ऑयल लेना बंद करें। ख़ास तौर पे उन्होंने इंडिया का जिक्र खैर किया, चाइना का भी जिक्र किया उन्होंने। उसके बाद उन्होंने क्लाइमेट चेंज को मजाक करार दे दिया कि जो क्लाइमेट चेंज है और पेरिस एग्रीमेंट और ये सारा जो है ये तो एक तमाशा है, रिन्यूएबल एनर्जी जो है ये भी एक मजाक है, इसका कोई फ़ायदा नहीं। जिसने कोयला ख़रीदना है वो हमसे ख़रीदे, हमारे पास बहुत कोल है अमेरिका के पास। ये सारी बातें उन्होंने की। फिर उन्होंने यूक्रेन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं समझता था कि प्रेसिडेंट पुतिन मेरे कहने पे जो है वो ख़त्म कर देंगे, लेकिन वो ख़त्म उन्होंने नहीं किया। अच्छा, यूरोप का उन्होंने बहुत कम जिक्र किया,
बल्कि यूरोप की उन्होंने तारीफ़ें की बहुत ज़्यादा, और तारीफ़ें करके उन्होंने साथ ही ये कहा कि एक तो लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उनको उन्होंने ख़ास तौर पे जो है कहा ये दुनिया का सबसे ख़राब और एक बुरा मेयर है। और वो जो और आपको पता है सादिक खान साहब जो हैं वो इसीलिए इनको बुरे लगते हैं कि एक तो मुसलमान है, और दूसरी बात ये कि इनकी गज़ा के हवाले से और जो उनका स्टांस है फ़लस्तीन के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ है, शुरू से मुख्तलिफ रहा है। इन्होंने कहा कि वो बदतरीन मेयर हैं दुनिया के, ठीक है, सादिक खान की तरफ इन्होंने इशारा किया। फिर उन्होंने यूरोप से कहा कि तुम्हारा यूरोप जो है वो तबाह हो रहा है क्योंकि इमिग्रेंट्स आ गए हैं बहुत ज़्यादा, बाहर से लोग आ रहे हैं और बड़ा खूबसूरत, और देखो कि मैंने किस तरह से किया। अभी मैं बाकी जो गज़ा और फ़लस्तीन की तरफ आता हूँ। अक़वाम मुत्तहिदा में एक बहुत बड़ा मसला है, और वही मसला है कि अक़वाम मुत्तहिदा जब कायम हुई तो उसमें यह तय नहीं हो रहा था कि सबसे पहली तकरीर कौन करेगा। कोई मुल्क सबसे पहले तकरीर करने को तैयार नहीं था अक़वाम मुत्तहिदा में। 1947 में जब पहला इजलास हुआ, 45 में तो ये तय हुआ ना सैन फ्रांसिस्को में कि अक़वाम मुत्तहिदा कायम होगी। 47 में जब पहला इजलास हुआ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो ये तय नहीं हो रहा था कि पहली तकरीर कौन करेगा। पहली तकरीर करना भी तो एक मुल्क जो है उसने कहा कि मैं पहली तकरीर करूंगा, तब से लेके अब तक वही मुल्क पहली तकरीर करता है। इसका अल्फाबेट से कोई ताल्लुक नहीं कि पहली तकरीर किसकी होगी, दूसरी किसकी होगी, तीसरी की होगी। हमेशा जो तारुफ है, ये जो सेशन की ओपनिंग होती है वो सेक्रेटरी जनरल करते हैं, और उसके बाद उस मुल्क का सरबराह करता है जिसने 1947 में कहा था कि पहली तकरीर मैं करने को तैयार हूं, तो आज तक पहली तकरीर वही करता है, और वो है ब्राज़ील। यानी पहली तकरीर हमेशा ब्राज़ील की होगी, दूसरी तकरीर हमेशा अमेरिका की होगी मेज़बान मुल्क के तौर पे। उसके बाद जो है फिर सरबराहान और मुख्तलिफ, ज़ाहिर है कि हेड ऑफ स्टेट्स का को पहले फ़ौक़ियत दी जाती है, फिर उसके बाद जो है वो डिप्लोमेट्स या कोई रिक्वेस्ट करे आगे पीछे, तो लेकिन पहली तकरीर ब्राज़ील की, दूसरी हमेशा अमेरिका की। ये 47 से लेके आज तक ये ट्रेडिशन है। और प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो कह चुके हैं कि जनाब ये जेयर बोल्सोनारो जो है उनको रिहा करो, ठीक है, और वहाँ पे 27 साल की सज़ा सुना दी है ब्राज़ील ने। ये वो ब्राज़ील है ना, सही, और जिसपे 50% टैरिफ आयद किए हैं, और जिसने उसको बोल्सोनारो को सज़ा सुना दी। तो आज ये तकरीर होने से पहले जो ब्राज़ील के स्पीच थी, तो उसमें उन्होंने एक तो कहा कि ब्राज़ील की खुद मुख्तारी की बात की, उसके बाद उन्होंने बात की कि ब्राज़ील का जो तरक्की है और ख़ुद मुख्तारी है उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो बोल्सोनारो हैं उनके बेटे को भी आज सज़ा हो गई है। उनका बेटा जो है वो मफरूर है और अमेरिका में मुकीम है। उन्होंने कहा कि हमने जो पैगाम देना था वो हमने आज दे दिया है, उसके बेटे को भी सज़ा सुना के नाम लिया बोल्सोनारो को। उन्होंने हमने जो ब्राज़ील ने जो पैगाम देना था वो हमने आज उसके बेटे को भी सज़ा सुना के दे दिया, और हम अपनी खुद मुख्तारी में किसी दूसरे मुल्क को आने की इजाज़त नहीं देंगे। तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी तकरीर में ख़ास तौर पे ब्राज़ील का जिक्र किया कि ब्राज़ील एक बड़ा खूबसूरत मुल्क है, उसको बुरा हाल हो गया, सत्यानाश हो गया है उसका, और अगर उसको दुनिया में चलना है तो हमारे साथ चलना होगा। यहाँ से कह के वो प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो ज़्यादा उन्होंने ब्राज़ील को नहीं छेड़ा। हालांकि अच्छा, फिर एक और बात जो ब्राज़ील कर गए वो जो है, और वो बात जो है वो आज ज़ाहिर है पूरी दुनिया की नज़रें थीं उस पर, गज़ा पे मैं भी आता हूँ। लेकिन इसी दौरान ये हुआ कि थोड़ी देर पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की स्पीच से थोड़ी देर पहले न्यूयॉर्क शहर के अंदर एक एमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। एमरजेंसी ये डिक्लेयर हो गई कि जो सीक्रेट सर्विस है, सीक्रेट सर्विस ने कहा कि उन्होंने ये जो अमेरिकन प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी, और वो एक तो CIA है ना, और बाकी होमलैंड सिक्योरिटी, बाकी जो सीक्रेट सर्विस है वो ज़ाहिर कोऑर्डिनेट करती है। बाकी उन्होंने कहा कि पूरे न्यूयॉर्क के का जो टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसके ऊपर साइबर अटैक या उसको इंटरप्ट करने की एक बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है। तकरीबन 1 लाख सिम्स और कोई 300 डिवाइसेस जो कि 35 किलोमीटर दायरा जो है रेडियस इसका अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत का, उसके अंदर वो उन्होंने बहुत बड़ी इंटरप्शन, और वो इंटरप्शन सीक्रेट सर्विस का कहना ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप और यहाँ आर्मी लीडर्स की मौजूदगी में इमरजेंसी सर्विसेज को ख़त्म करने के लिए एनोनिमस जो है
वो कहीं से मशीन्स को और साइबर अटैक्स और ऐसा कोई प्लान था कि जिसमें एम्बुलेंसेस और इमरजेंसी सर्विसेज और आप जो एक दूसरे से राब्ते के टेलीफोन्स और उसमें कोई ऐसे मेलवेयर्स वगैरह आ जाएं अचानक, या अभी उसकी डिटेल्स इन्होंने नहीं दी ज़्यादा, लेकिन ये कि टेलीकम्युनिकेशन को इंटरप्ट करने की बहुत बड़ी जो सीक्रेट सर्विस है वो कह रहे हैं हमने साजिश को नाकाम बनाया। तो ये जो है ये अब उसमें वो एक डिवाइस के बारे में तो कह रहे हैं कि वो 1 मिनट में कोई 3000 मैसेज भेजने, यानी वो जो रैंडम मैसेज होते हैं ना कि इधर से 911 आ रहा है, कोई कॉल आ रहा है, कुछ मतलब पूरा पैरालाइज करने के लिए वो इतना खौफनाक किस्म का कोई प्लान बन रहा था किसी जगह के। बहरहाल वो उन्होंने सीक्रेट सर्विस ने काम में पकड़ लिया। प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है उन्होंने कहा कि मैंने जंग रुकवाई है। उन्होंने कहा, इंडिया का जिक्र किया, उन्होंने कहा कि ये जो है आपको भी तेल लेना बंद करना पड़ेगा, यूरोप के मुल्कों को भी। और उन्होंने कहा नेटो को मैंने बहुत ताकतवर बना दिया। कैसे बनाया है वो जाहिर है, नेटो के पैसे भरेंगे सारे यूरोप के मुल्क, और चाइना का उन्होंने खास जिक्र नहीं किया, और उन्होंने रशिया का भी खास जिक्र नहीं किया। लेकिन उन्होंने जो है वो ये 7 जंगें, ये बात बुरी की उन्होंने। जो सबसे ज़्यादा इसमें जो मेरा ख्याल है कि ऐसा नुक्ता जो अहम जिस पे सारी दुनिया की नज़रें, वो ये था कि फ़लस्तीन के हवाले से वो क्या बात करते हैं। क्योंकि आज इस तकरीर के फ़ौरन बाद, अभी कुछ देर के बाद इनकी मुलाकात शुरू होने वाली है। एक तो ज़ेलेंस्की से होगी, एक तो इनकी मुलाकात जो है वो ज़ेलेंस्की से होगी, और एक इनकी मुलाकात जो है एक मुल्क जहाँ के सदर जो हैं वो इनके बहुत करीबी दोस्त हैं, जैवियर मिलाई जो हैं, जैवियर मिलाई अर्जेंटीना के जो सदर हैं। अर्जेंटीना के जो सदर हैं वो इनके बहुत करीबी दोस्त भी हैं, बहुत करीबी दोस्त हैं। और जनवरी में इन्होंने जब जैवियर मिलाई जो हैं वो उन्होंने ये कहा था कि भाई जो अर्जेंटीना की जो इकॉनमी है वो तो वो जनाब आसमान से बातें करेगी, ठीक है ना। बहुत जल्द इकॉनमी उनकी ना सिर्फ ये खड़ी हो जाएगी, एक आसमान से बातें करेगी। तो वो आसमान से बातें करने की जगह वो लगता है कि ऊपर किसी और जहां में चली गई है उनकी इकॉनमी जो है, और धड़न तख्ता हो गया उस पूरी इकॉनमी का। अर्जेंटीना की पूरी इकॉनमी ही गिर गई है, क्योंकि वो अर्जेंटीना का जो उनके सदर है, मैं कोई उनको उनके मुल्क में जिस तरह लोग याद करते हैं, मैं वो लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा, लेकिन अर्जेंटीना की इकॉनमी गिर गई है। तो उसके बाद ये थोड़ी देर के बाद अर्जेंटीना के सदर से इनकी मुलाकात है। पहले तो सेक्रेटरी जनरल से इनकी मुलाकात है, अंतोनियो गुतेरेस से, और वो अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में जो इन्होंने गुफ्तगू फरमाई है, तो वो सेक्रेटरी जनरल से मुलाकात क्या होता है वो सामने आएगी बात। फिर ज़ेलेंस्की से है। ज़ेलेंस्की का तो उन्होंने कहा यूक्रेन की जंग ख़त्म करवानी थी, वो नहीं मान रहा पुतिन, तो देखते हैं आगे पीछे करके, तो वो ज़ेलेंस्की क्या करेंगे वहाँ पे ये नहीं पता। फिर उसके बाद जो है, और ये जो अर्जेंटीना के हवाले से इनकी जो पूरी इकॉनमी धड़न तख्ता हुई है, तो वो जो ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं उनके जो बेसेंट, उन्होंने उसके ऊपर एक बाकायदा ट्वीट्स किए उन्होंने। अगर देखें कि अर्जेंटीना इस सिस्टमिकली इम्पोर्टेंट US अलाई इन लैटिन अमेरिका, और हम उनके साथ खड़े रहेंगे और उनको सपोर्ट करेंगे। सारे ऑप्शंस स्टेबलाइज करने के लिए उनको जो हैं वो टेबल पे हैं, और हम कॉन्फिडेंट हैं कि जी उनकी ये 4 ट्वीट्स इन्होंने किए हैं, उनके साथ हम खड़े रहेंगे, और प्रो ग्रोथ रिफॉर्म्स होंगी, अर्जेंटीना की बहुत लंबी हिस्ट्री रही है वगैरह वगैरह। और ये जो हैं उन्होंने फिर ये कि मैं प्रेसिडेंट के साथ जो मीटिंग हो रही होगी मैनहट्टन में, तो मैं वहाँ पे मौजूद होऊंगा, और थोड़ी देर बाद जो है इसकी तफसीलात हमारे सामने आ जाएंगी। लेकिन वो अर्जेंटीना की इकॉनमी, आपसे कह रहा हूँ ना कि धड़न तख्ता हो गया, अर्जेंटीना की इकॉनमी का धड़न तख्ता हो चुका है। अच्छा, फिर उसके बाद ये तकरीर शुरू होने से कोई आधा घंटा पहले अचानक नॉर्वे ने की तरफ से ये ऐलान हो गया कि 2025 में हमारे मुल्क की भी खिलाफ वर्जी की है रशिया ने फ़िज़ाई हदूद की। ना सिर्फ ये कि पोलैंड, इससे पहले तो पोलैंड, एस्टोनिया, बाकी मुल्क सारे, फिनलैंड वगैरह कुछ मुल्क कह चुके थे। अभी नॉर्वे ने भी थोड़ी देर पहले कह दिया कि हमारी भी खिलाफ वर्जी की है, और 3 दफ़ा की है। और हम ये बात बता चुके हैं, ये बात प्रेसिडेंट ट्रंप की नॉलेज में भी है और बाकी नेटो अलाइज के नॉलेज में भी है कि 3 दफ़ा जो है वो रशिया जो है हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर चुका है, नॉर्वे की तरफ से आ गया। अच्छा, अब इसके ऊपर क्रेमलिन की तरफ से अभी यानी तकरीर शुरू होने थोड़ी देर क्रेमलिन की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया कि सवाल ही पैदा नहीं होता, हमने कोई खिलाफ वर्जी नहीं की किसी भी किस्म की। लेकिन ये है कि वो नेटो उन्होंने बात की। अच्छा, उन्होंने कहा कि सारी जंगें तो मैंने ख़त्म करवाई, तो आप हैं कौन?
अक़वाम मुत्तहिदा ने क्या किए? जंगें तो मैंने ख़त्म करवाई हैं और इनाम तो मुझे मिलना चाहिए, तारीख तो मेरी होनी चाहिए। और मैं 2018 में जब 2018 में आए थे ये, तो प्रेसिडेंट ट्रम्प उसके बाद अभी स्पीच कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि सारे मामलात उन्होंने बताए उसके बारे में। 2018 की दुनिया अलग थी और 2025 की दुनिया अलग है। फिर इन्होंने जिक्र किया फ़लस्तीनी रियासत का। इन्होंने कहा कि जो मुल्क उसे तस्लीम कर रहे हैं वो मुल्क जो हैं असल में वो हमास को एक तोहफ़ा पेश कर रहे हैं, और फ़लस्तीन को तस्लीम करना जो है वो हमास को एक तोहफ़ा देना होगा, और गज़ा में जंग फौरी तौर पे बंद होनी चाहिए। गज़ा में दो बातें, गज़ा में जंग बंद होनी चाहिए, लेकिन जो मुल्क फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं वो असल में हमास को तोहफ़ा दे रहे हैं बहुत बड़ा। अच्छा, ये सारी दुनिया का जिक्र खैर उन्होंने कर दिया जी। एक लफ्ज़ उनकी तकरीर में मिसिंग था, और वो था गज़ा। उन्होंने गज़ा का नाम ही नहीं लिया। उन्होंने कहा कि हमास, उन्होंने नाम लिया हमास का, उन्होंने नाम लिया इसराइल का, उन्होंने नाम लिया जो है वो सीज़फायर का, लेकिन उन्होंने लफ्ज़ गज़ा इस्तेमाल ही नहीं किया। पूरी तकरीर में गज़ा का लफ्ज़ ही नहीं है। जहां पर एक अंदाजे को तो कोई 2.5 लाख कह रहा है, कोई 3 लाख कह रहा है, कोई जहां सबसे बड़ा इंसानी तारीख का अलमिया जन्म ले रहा है और ले चुका है ऑलरेडी, उस लफ्ज़ गज़ा को उन्होंने अदा ही नहीं किया। यानी हमास, इसराइल, जंगबंदी, मशरिक़ वुस्ता में मेरे दोस्त हैं, इधर दोस्त हैं, ये सारी जंगें ख़त्म सबको करवा दिया, मगर मसला ये है कि गज़ा किधर गया? दुनिया तो बैठी हुई है सुनने के लिए कि गज़ा में, तो गज़ा का नाम ही उन्होंने लिया। कोई उन्होंने कहा मैंने सीज़ फायर होना चाहिए, लेकिन गज़ा का नाम नहीं है बीच में। गज़ा लफ्ज़ है ही नहीं। जंगबंदी होनी चाहिए। इस वक्त जो जंगबंदी की बातें मुल्क कर रहे हैं, जो फ़लस्तीन को तस्लीम कर रहे हैं, वो हमास को तोहफ़ा दे रहे हैं। जंगबंदी होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन लफ्ज़ गज़ा नहीं है। इससे पहले जो लुला दा सिल्वा है, अपनी तकरीर में उन्होंने गज़ा के जेनोसाइड का जिक्र करके कि गज़ा में कत्लेआम हो रहा है। इससे पहले जो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने अपनी तकरीर, जो ओपन हमेशा सेक्रेटरी जनरल करते हैं, तो उन्होंने अपनी तकरीर में गज़ा टू स्टेट सोल्यूशन, और उन्होंने बात कर दी गज़ा के कत्लेआम की। और इसी दौरान अभी तकरीर से कुछ देर पहले अक़वाम मुत्तहिदा की तहकीकाती रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा की शाये हो गई है, पब्लिश हो गई, वो उसकी कॉपीज डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, और उसके मुताबिक गज़ा में कत्लेआम हुआ है, और कत्लेआम हुआ है, गज़ा में जेनोसाइड हुआ है अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक। ठीक है, ये आपको नाम मुल्क कह रहे हैं, पूरी अक़वाम मुत्तहिदा कह रही है, जहां प्रेसिडेंट ट्रम्प मौजूद थे और हैं अभी भी, गालिबन निकल रहे हैं, कुछ मीटिंग नहीं करेंगे वो। अब इशू ये है कि इसमें ये सारी उन्होंने बात की, और साथ उन्होंने ईरान का भी जिक्र किया, साथ उन्होंने और भी मामलात किए। ईरान के, भारत के ऊपर पाबंदियाँ बदस्तूर बरकरार हैं, क्योंकि ऑयल के ऊपर जंग खत्म करवाने का फिर जिक्र किया, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग का नाम लिया उन्होंने बाकायदा, बाकी जंगों का भी जिक्र किया उन्होंने। लेकिन इशू ये है कि अब इसमें दो बातें सामने आई। पहली बात तो ये है कि जो अक़वाम मुत्तहिदा इस वक्त 80% मुल्क जो हैं, और कल वो कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, जिस कॉन्फ्रेंस की में प्रेसिडेंट मैक्रोन ने स्पीच की, और वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन बड़ा क्लियर है। वो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन जो कि सारे मुल्कों ने तस्लीम कर लिया, पूरी दुनिया ने तकरीबन तस्लीम कर लिया, उसमें ख़ास तौर पे उस डिक्लेरेशन में ये 3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये ना फ़लस्तीनी रियासत, साथ उसके गज़ा, वेस्ट बैंक, मगरबी किनारा, और वो फ़लस्तीनी रियासत उस डिक्लेरेशन के मुताबिक जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम होगा। ये 2018 या 2019 की दुनिया नहीं है, ये वो दुनिया नहीं है जहां, और ये ज़हन में प्रेसिडेंट ट्रम्प को भी पता है, और ये उनकी टीम को भी पता है। इनकी टीम के सारे बिजनेस इंटरेस्ट इस वक्त यूरोप में है, या मशरिक़ वुस्ता में है, या बाकी दुनिया में इनके बिजनेस इंटरेस्ट, ठीक है ना। इन्होंने मतलब है कि स्टीव विटकॉफ और सारे, तो मतलब कारोबारी शख्सियात हैं और बड़ी ज़बरदस्त शख्सियात हैं। ये कहीं जो रवायती बाबूज से ज़्यादा बेहतर ये जो है ना, ये रब्ता और बात करते हैं। तो इशू ये है कि आज एक और तकरीर होनी है,
अभी एक तो इनकी मुलाकात होगी ना ज़ेलेंस्की से, एक मुलाकात होगी अर्जेंटीना के सदर से, उसके बाद एक मुलाकात जो है वो ग्रुप की शक्ल में होगी, और उसमें जो है वो रहनुमा होंगे मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बहरीन, ठीक है ना, इन मुल्कों के उसमें जो मुसलमान मुल्क हैं उनके जो हैं वो अरब और मुसलमान मुल्क दोनों की नुमाइंदगी होगी। पाकिस्तान उसमें है, इंडोनेशिया भी है, उसमें यूएई भी है, बहरीन भी है, मेरा ख्याल है इजिप्ट भी है, ये मुल्क सारे हैं। तो इनके साथ उनकी मुलाकात होगी। उसके बाद ये वापस चले जाएंगे आज ही वाशिंगटन। सही। अमेरिका में इसको सुबह है ना, जी जी। दिन हो रही है, दिन है, सुबह है, सुबह का टाइम है। सही। ठीक है। मकामी वक्त के मुताबिक अमेरिका में जब इनकी तकरीर शुरू हुई तो सुबह के 9:50 हो रहे थे लोकल टाइम। तो वहाँ पे सुबह के वक्त इनकी तकरीर शुरू हुई। तो थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि वो टेलीप्रॉम्प्टर ही है, तो तकरीबन इनका जो टाइम था वो 9:50 का था। तो उसके बाद ये इन मुलाकातों के बाद ये चले जाएंगे वाशिंगटन डीसी। वाशिंगटन डीसी चले जाएंगे और वहाँ इनकी जो आज एक मुलाकात जो होस्ट करेंगे वाइट हाउस में आज ही, वो करेंगे तुर्क सदर रजब तैयब उर्दगन को। सही। तो प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन के साथ इनकी मुलाकात होगी आज। एक तो अभी इस तकरीर के बाद ही वाइट हाउस, वाशिंगटन और वाइट हाउस में। दूसरी एक तकरीर और है अभी, और वो तकरीर बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज दो तकरीरें तो मैंने बता दिया ना आपको। एक तो हो गया ब्राज़ील के प्रेसिडेंट की हो गई, एक हो गई जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप की। तीसरी जो तकरीर है वो अमीर कतर की है, अमीर कतर की। मैं वली अहद और वज़ीर आज़म की बात नहीं कर रहा। सही। मैं उनके जो वज़ीर ख़ारिजा उनकी बात नहीं कर रहा। अमीर कतर खुद मौजूद है वहाँ पे, और अमीर कतर की तकरीर होगी आज। वो अमीर कतर जिनके मुल्क पे इसराइल ने हमला किया है, और जो कि खुल के अगर कोई मुल्क इस वक्त किसी ने स्टांस लिया हुआ है तो उसमें कतर सरफ़ फहरिस्त है, और सऊदी अरेबिया भी है। और ये जो एनेक्सेशन के हवाले से बात हो रही है मगरबी किनारे के ऊपर, तो एनेक्सेशन के हवाले से ये कि मगरबी किनारे का जो E1 इलाका है उसको वहाँ पे कोई 3,400 के करीब नाजायज़ गैर कानूनी आबादियाँ यहूदियों ने बसा दी हैं E1 इलाके में। यानी मगरबी जो किनारा है, जो वेस्ट बैंक है, उसको दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। वो E1 मतलब उनका प्लान ये है कि E1 कुछ ऐसा सेटलमेंट प्लान है कि मगरबी किनारे का जब जिक्र है तो वो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए, और कहा जाए कि भाई ये तो एक हिस्से में तो आबादी है सारी, और वो जो उनके हकबी उनके जो सफ़ीर हैं वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी ये तो जो है वो ये तो आबादी है, तो लोग रहते हैं, हम क्या करें, हम कैसे खाली करवाएं यहाँ से आबादियाँ। अच्छा, वो गज़ा से खाली करवाने की बात जो हो रही थी वो अपनी जगह, वो अब ख़त्म हो गया फार्मूला। कोई गज़ा से बंदा बाहर नहीं जा सकता, कोई गज़ा से फ़लस्तीनी बाहर नहीं जा रहा। वो रिवेरिया वगैरह, वो तो रिवेरिया में गर्क हो गया सारा प्लान। अब जनाब बात ये हो रही है कि जी कुछ लो जंगबंदी करेंगे। अच्छा, जंगबंदी 60 दिन का, वो जो कल खत आया था, मैंने बात की थी कल के हमास की तरफ से खत आया है कि जी 60 दिन का। इन्होंने कहा कि तमाम यरगमालियों को रिहा कर दिया, जो तमाम को हमास पहले कह चुकी है कि रिहा करें, मगर उसके साथ ही कंडीशन ये है कि अरब मुल्कों, अच्छा कल प्रेसिडेंट के अरब मुल्कों की और अक़वाम मुत्तहिदा कल जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन साइन हुआ है उसमें जो प्रेसिडेंट मैक्रों की स्पीच और सारी जो स्पीचेस हुई हैं, आपको पता है ना, प्रेसिडेंट मैक्रों की स्पीच के दौरान और प्रेसिडेंट उर्दगन की भी स्पीच हुई है कल। प्रेसिडेंट उर्दगन अब वाशिंगटन में मुलाकात करेंगे, तो उर्दगन इनकी और इंडोनेशिया के सदर, इनकी स्पीच के दौरान माइक बंद होते रहे जब ये स्पीच करने। अच्छा, फिर पता ही चला जनाब माइक बंद हो गए, माइक बंद हो गया, माइक बंद हो गया, क्या हो गया भाई? तो पता ये चला उनके माइक इसलिए बंद हो रहे हैं कि वो हर एक को 5-5 मिनट का टाइम था हर एक के पास कि 5 मिनट स्पीच करनी है। तो दरमियान में जब तालियां बजने लगती तो अक़वाम मुत्तहिदा के लोग जो बैठे हुए हैं वो क्लैपिंग का वक्त भी उसमें 5 मिनट में काउंट करते हैं। तो उसके नतीजे में ये हुआ कि माइक बंद हो गया। अब इन्होंने कहा कि पता नहीं क्या मतलब अक़वाम मुत्तहिदा का जो इंतज़ामिया है, बजाय इसके कि वो उन्होंने फिर माइक खोलते फिर बंद करते, फिर खोलते फिर बंद करते, आखिर में पता चला कि क्या मसला हुआ है। तो बड़ा सख्त रिएक्शन आया प्रेसिडेंट मैक्रों की स्पीच में भी, और उर्दगन की स्पीच में भी, और जो इंडोनेशिया के सदर हैं उनकी स्पीच में भी।
वो जहाँ पे गजा के हवाले से कल कॉन्फ्रेंस हुई है ना, वो सऊदी अरेबिया और जिसमें महमूद अब्बास ने भी खिताब की है और सारा, और कल बड़ी हाई अलर्ट थी सिक्योरिटी पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे मगरबी किनारे में और अरब ममालिक में, कि महमूद अब्बास की जो स्पीच हो रही है और ये सारा हो रहा है। और 80 से ज़्यादा शहरों में, साथ ही फ्रांस के जो है एफएल टावर समेत जो है वो परचम, साथ ही फ़लस्तीन के परचम पूरी दुनिया में, और जनाब हर तरफ एक चरागां और ये सारा जैसे। तो प्रेसिडेंट मैक्रोन ने एक बात उसमें की कि एक इंटरनेशनल फोर्स, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन में एक इंटरनेशनल फोर्स जिसमें अरब ममालिकों, अक़वाम मुत्तहिदा के उसमें लोगों, और उसमें वो सारे के सारे लोग अक़वाम मुत्तहिदा में जाएं, और हम, ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है, मगरबी ममालिक, यूरोप के ममालिक गजा के लोगों का इलाज, बच्चों का, उनके जो ख़वातीन हैं, जो आम लोग हैं, मर्द वहाँ पे जो भी हैं, उनके इलाज का सारा खर्चा यूरोप उठाने को तैयार है। लेकिन ये नहीं कि वो यूरोप लेकिन नहीं, उन्होंने कहा यरूशलेम के अस्पतालों में, यरूशलेम चूंकि फ़लस्तीन का हिस्सा है, तो यरूशलेम के अस्पतालों में और मगरबी किनारे के अस्पतालों को अरसर नौ तामीर करके फौरी तौर पर हम जंगबंदी होते ही इन बच्चों को सबको वहाँ ट्रीट करेंगे, ताकि ये इंप्रेशन आ जाए कि वो यूरोप जा रहे हैं। तो हम उधर सारा खर्चा यूरोप बर्दाश्त करने को तैयार है। कहाँ पे? यरूशलेम के अस्पतालों में। अच्छा, इसके ऊपर वो इसराइल की शदीद मुज़म्मत सामने आई कि यरूशलेम आपने कैसे कह दी, यरूशलेम तो हमारी टेरिटरी, अभी तो तय नहीं हुआ। ये उस करारदाद का बाकायदा हिस्सा है। ब्रेक के बाद हम डिस्कस करते हैं। जी नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तुर्किया के सदर ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से जो खिताब में कहा है कि गजा में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी और गजा में इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। देखिए, मैं आपको सिर्फ बताऊँ जी, पहले तो मैंने बात की थी ना कि पहले ब्राज़ील के जी सदर आए जी, और उन्होंने कहा कि हमने तो पैगाम दे दिए। अच्छा, प्रेसिडेंट ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को इतना गुस्सा है आज जी, वो कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा जो है, मतलब दे आर गोइंग टू हेल, ये पूरा जो मुल्क हैं सारे, अगर मैं जंगे ना रुकवाता और मैं मुल्क को ठीक, दुनिया को ठीक ना करता। अच्छा, वो जो इन्होंने कल एक मेडिसिन के हवाले से बात की है, उससे बाद में बात कर लेंगे अगर वक्त हुआ तो नशिस्त में। लेकिन दूसरा जो मामला ये हुआ है वो ये है कि अभी जो इनकी मुलाकात होनी है, यानी अभी तो ये ज़ेलेंस्की से मिल रहे हैं, इस प्रोग्राम के ऑन एयर जाने तक फिर अर्जेंटीना के सदर से मिलेंगे, फिर उसके बाद वो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से मिलेंगे, लेकिन और अमीर कतर की हमने जिक्र किया कि कतर। लेकिन उससे पहले जो तकरीर फौरी तौर पर प्रेसिडेंट ट्रंप के बाद है, वो तकरीर ऐसी है जो कि पूरा जैसे कि ना बार को रेस करके वो बहुत ऊपर ले गई, और वो है प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन की तकरीर। और प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दगन की जो तकरीर है, उस तकरीर में उन्होंने, ट्रंप के जाते ही वो तकरीर हुई है, और उस तकरीर में उन्होंने इसराइल का तो कचूमा निकाल दी है। उन्होंने तस्वीर उठाई हैं वहाँ पे, उनकी तकरीबन तमाम तकरीर जो है वो इसराइल के ऊपर, और उसके बाद उन्होंने लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए, उन्होंने कहा हर लम्हा पूरी दुनिया के सामने कत्लेआम हो रहा है, फ़लस्तीनी औरतों का, बच्चों का, अवाम का, और ये दरिंदगी जो है ये पूरी दुनिया देख रही है। और ये जो मुल्क है इसराइल जो है, इसकी सहूनियत जो है ये तमाम दुनिया, तमाम खित्ते के लिए ख़तरा बन चुकी है। रजब तैयब उर्दगन ने यह भी कहा है कि हमास जो है वो एक मुज़ाहिमती तहरीक है और दहशतगर्द तहरीक नहीं है। हमास एक मुज़ाहिमती तहरीक है और वो दहशतगर्द तहरीक नहीं है, दहशतगर्द तंजीम नहीं है। ये वो रजब तैयब उर्दगन कह रहे हैं जो कि रात को, अभी कुछ देर के बाद, जिनको प्रेसिडेंट ट्रंप वहाँ पे मदऊ कर रहे होंगे वाइट हाउस में, ठीक है ना, उनसे वन ऑन वन मुलाकात अलग से हो रही है। अच्छा, अब ये तो, और जाहिर है कि तुर्किया उन मुल्कों में नहीं है, लेकिन तुर्किया उन मुल्कों में नहीं है गालिबन जो ग्रुप मिलने जा रहा है अभी प्रेसिडेंट ट्रंप से, लेकिन जो तकरीर की है ना, उन्होंने कहा हर लम्हा, और उन्होंने कहा इस इसराइल नेतन्याहू के शर से पूरी दुनिया, ना सिर्फ पूरी दुनिया बल्कि पूरा खिता पे नाम लिए उन्हें मुल्कों के। उन्होंने कहा कतर पे हमला, ईरान पे हमला, यमन पे हमला, शाम पे हमला, ये जो मिस्र के ऊपर कभी धमकियाँ, कभी इधर धमकियाँ, कभी खलीजी रियासतों पे हमले, कत्लेआम लोगों का, वहाँ पे रहनुमाओं के कत्ल दूसरे मुल्कों में जा जाके उनकी जो
इनकी तंजीमें वहाँ जाके कत्लेआम करें, ये पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बन चुका है। अब ये कौन कह रहे हैं? प्रेसिडेंट रजब तैयब उर्दोगन, ट्रंप की तकरीर के बाद, जिनकी आज मुलाकात है और उससे पहले अरब ममालिक की मुलाकात है, और वो कह रहे हैं कि हमास, वो कह के गए हैं कि हमास को तोहफा होगा। ये कह रहे हैं हमास मुजाहमती तहरीक है, हमास दहशतगर्द तहरीक नहीं है, मुजाहमती तहरीक है। अच्छा, अब ये जो है ये सूरत हाल बड़ी एक पेचीदा है वहाँ पर कि एक तो ये कि अरब ममालिक अभी अमीर कतर ने आना है, ठीक है ना, तमीम बिन हमाद सानी जो है तानी, उन्होंने आना है और उनकी स्पीच है। ये बाहर एक जगह ले गए हैं रजब तैयब उर्दोगन, और उसके बाद अब देखना ये है कि वो अरब ममालिक और इस्लामी ममालिक के साथ जो तकरीर है उसमें क्या बात थी। वो प्रभु जो इंडोनेशिया के, उन्होंने कहा कि जी उनकी जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा 20,000 इंडोनेशिया की फौज, अमन फौज गजा में किसी भी वक्त हम भेजने को तैयार हैं। और यहां तक बल्कि बात हुई है कि अगर कोई ऐसी फौज बनती है जो इत्तेहादी फौज होती है, ये उनकी तकरीर में हिस्सा नहीं है, लेकिन ये बात जो वहां पे इंडोनेशिया कह रहा है कि कोई इस्लामी मुल्कों की अगर फौज बनती है तो 20,000 फौज उसमें इंडोनेशिया की होगी उस ब्लॉक के अंदर। ये वो मुआहिदा अगर एक्सपेंड होता है जो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया का है, उनका इशारा इस तरफ था गालिबन कि अगर इस्लामी मुल्कों की फौज अगर वसी होती है और गजा में भी जरूरत पड़ती है या किसी और तरह, तो 20,000 इंडोनेशिया की फौज हाजिर है। अच्छा, इसमें और ये मैं आपको बात बता दूं कि जब इन मुल्कों ने तस्लीम किया था पिछले साल, ये आयरलैंड और स्पेन और बाकी मुल्कों ने जो लास्ट ईयर जो फ़लस्तीन को, इन्होंने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए थे और सफारती ताल्लुकात तोड़ दिए थे इसराइल के साथ, अपने सफ़ीर वापस बुला लिए थे, और उसके बाद डाउनग्रेड, न सिर्फ डाउनग्रेड बल्कि सफ़ीर वापस बुलवा लिए थे। अब ये आज जो गुफ्तगू हुई है, देखें यूरोप के अंदर ये बात शिद्दत से यूरोप को एहसास है कि यूरोप ने अमेरिकन जंगें, फैसला तो ये बुश की जंगें थी ना, ये तो बुश और वो जो क्या नाम था, रम्सफील्ड और कॉलिन पाल के जी वो वेपन्स ऑफ मास डिसेप्शन निकलेंगी और फलां होगा और ये होगा, लेकिन उसमें यूरोप भी साथ साथ था आगे, बल्कि आप ये देखें कि उस वक्त यूरोप साथ नहीं था। उस वक्त रम्सफील्ड ने कहा था ये ओल्ड यूरोप है, क्योंकि ये फ्रांस और बरतानिया के बाद में वो टोनी ब्लेयर साथ चले गए, लेकिन वो उन्होंने कहा था ये ओल्ड यूरोप है, तो जल्दी जल्दी से शामिल करो सारी बाल्कन रियासतों को, एस्टोनिया को, लैटविया को, लिथुआनिया को। तो न्यू यूरोप कहते थे, जो फंसा हुआ है, जो मुल्क सोच रहे हैं कि भाई हमें कहाँ पे मथे मार के चले गए, हमारे तो ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। लेकिन जब मामला जॉर्जिया तक पहुँचा तो फिर वहाँ पे पुतिन जो है उनकी जंग छिड़ गई यूक्रेन की बात, तो भाई जो तारीख का हिस्सा है 2014 में। इशू ये है कि यूरोप के अंदर वो कह रहे हैं कि ये जो इमिग्रेंट्स हैं, ये जो सारे लोग आते हैं तुम्हारे मुल्कों को तबाह कर देंगे और इनके खिलाफ जो है इनको तुम निकालो। अब हर मुल्क की अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी, वो निकालना चाहते हैं तो निकालेंगे, नहीं निकालना चाहते तो नहीं निकालेंगे। वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड दुनिया से उठाएंगे और अपने जो भी उनकी पॉलिसीज हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो तो ये प्रेसिडेंट उर्दोगन की जो तकरीर थी वो एक मुकम्मल चार्जशीट थी। चार्जशीट भी छोटा लफ्ज़ है, एक फ़र्द जुर्म थी जेनोसाइड की, कत्लेआम की फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद किए नेतन्याहू हुकूमत पे और इसराइल पे और सहूनियत पे, और फ़र्द जुर्म उन्होंने आयद किए, और फ़र्द जुर्म ना सिर्फ आयद की। अब देखना यह है कि इनकी और प्रेसिडेंट ट्रंप की जो मुलाकात होती है तो उसके बाद क्या सामने आती हैं चीज़ें, और अरब ममालिक और यूरोप के ममालिक जो कि कल वो डिक्लेरेशन, जंगबंदी से काम नहीं चलेगा, वो वक्त गया। इन्होंने कहा ना गजा में जंगबंदी होनी चाहिए, जंगबंदी बिल्कुल होनी चाहिए, उसके साथ अनाउंसमेंट दूसरी भी होनी चाहिए। अगर और हमास की तरफ से चला गया था बाय द वे, ये भी हो सकता है कि पहले जंगबंदी हो फिर ये उसको थोड़ा सा, अभी तो प्रायोरिटी बिल्कुल जो बात कर रहे हैं ना कि गजा की जंगबंदी, गजा में बिल्कुल जंगबंदी गजा की होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है जिसके ऊपर सऊदी अरेबिया, यूएई और सारे मुल्कों ने कह दिए कि ये रेड लाइन है वेस्ट बैंक। वेस्ट बैंक में क्या है? वेस्ट बैंक में क्या उधर दरिया उर्दन के किनारे मछलियाँ पकड़नी है क्या? जब मगरबी किनारे का जिक्र होता है तो यरूशलेम का जिक्र होता है, यरूशलेम का जिक्र होता है, ठीक है ना, मस्जिद अक्सा किबला अव्वल का जिक्र होता है। अगर यरूशलेम नहीं है तो फिर वो जो है उसको क्या करना है वहाँ पे, फिर तो जाके सिनाई में किसी और जगह फ़लस्तीनी रह लेंगे जाके। कहानी ही मगरबी किनारे की और यरूशलेम की है, और ये वो बात है जो मैक्रोन ने की है, ये वो बात है जो सारे के सारे यूरोप ने, पूरे जो 150 मुल्कों ने जो करारदाद मंजूर की है उसमें ना सिर्फ ये कि फ़लस्तीनी रियासत है बल्कि उसका दारुल हुकूमत यरूशलेम है।
वो दौर गया जब जेरेड कश्नर कह रहे थे कि तल अवीव से हम इधर शिफ्ट कर देंगे, और 2020 की दुनिया कुछ और थी, 2025 की दुनिया कुछ और है। आज जो है वो चाइना ने पहली दफा वो अपना F-35 स्टेल्थ तैयारा, ठीक है ना, और उसके साथ J-15T जो उनकी जदीद तरीन जो तैयारे हैं, जो टेक सिर्फ अमेरिका के पास ही है गालिबन, वो इन्होंने आज पहली दफ़ा वहाँ पे उसको दुनिया के सामने वो लेकर आए हैं, ठीक है। सही। और KG-600 उनके जो सिस्टम्स हैं सारे, और प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं वो शिनजियांग पहुँच रहे हैं, और वहाँ पर वो पहली मर्तबा उनकी जो अब शिनजियांग जो है ये बिल्कुल मगरिब में चाइना का सबसे मगरबी इलाका उरमची जहाँ पे है, जहाँ पे उरमची जो जिसके पाकिस्तान से भी बॉर्डर है, मंगोलिया से भी बॉर्डर है, अगर नक्शे में देखें तो वहाँ पर वो उनकी जो तकारीब हो रही हैं तो वो वहाँ पे वो तकारीब गुजारेंगे। और अगर आप देखें ये उरमची है ना, उरमची बिल्कुल इसके इंडिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफ़गानिस्तान, उसके बाद किर्गिस्तान, काज़ाकिस्तान, मंगोलिया, रशिया, तो उरमची में वो प्रीमियर शी जिनपिंग जो हैं वो अपने वहाँ पर वो जो तकारीब हो रही हैं वहाँ पे वो मनाएंगे, और उनकी सेलिब्रेशंस हो रही हैं, और बड़े जनाब रिलैक्स हैं, वो शी जिनपिंग एंजॉय कर रहे हैं, वो देख रहे हैं सारा सिलसिला। और उनका जो लफ्ज़ था वो मैं फिर रिपीट करूँ, आई रिपीट, कल जो उन्होंने बात की थी कि ताइवान इसराइल का बंदा आइंदा गया तो उसके पीसेस हो जाएंगे, ये बड़ी, उसके उन्होंने ताइवान वाइवान का तो जिक्र नहीं, चाइना का देखिए तो नाम लेके साइड पे निकल गए ना। उन्होंने ब्राज़ील का भी बड़ा तरीके से नाम लेगा, ब्राज़ील आपको तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, ब्राज़ील का कोई बोर्सलानो वगैरह का जिक्र नहीं किया। नेतन्याहू, अच्छा नेतन्याहू की मत मारी गई, नेतन्याहू का प्रॉब्लम ये हो गया है कि नेतन्याहू की तकरीर 29 तारीख को है, 29 को नेतन्याहू खिताब करेगा, उस वक्त तक ये सारा किस्सा मुक चुका होगा। नेतन्याहू ने अपने आप को पीछे रखा हुआ है कि मैं इससे पहले कि वो फ्राई पैन में छलांग मारूं, ठीक है, जंपिंग इनटू फ्राई पैन, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, वो काली खांसी, कोई खसरा, ये वो पीछे करके बीमारियाँ उसने अपनी तकरीर आखिर में रख ली, उसको 29 को करेगा। उस वक्त सारा मामला तय हो चुका होगा, जंगबंदी होनी है नहीं होनी, रिएक्शन कैसे आता है, हमास क्या करते हैं। ये इन्होंने जॉर्डन के साथ जो बॉर्डर है वो जो उसको परमानेंटली बंद कर दिया है इसराइल ने, उसको क्लोज कर दिया है, और वहाँ पर आज इनका एक बड़ा सीनियर ऑफिसर्स मारे गए हैं वहाँ पे, एक से ज़्यादा, एक का नाम लिया है लेकिन एक से ज़्यादा लोग मारे गए हैं वहाँ पे। गज़ा में घुसने की कोशिश की थी, फिर मार दिए लोग। वो एक बड़ा सीनियर मेजर लेवल का बंदा है, वो गज़ा में दाखिल हुआ है, फिर मार दिया हमास के लोग। बात ये सारी कि इस कत्लेआम को ख़त्म होना होगा, नेतन्याहू ने को जाना होगा ट्रायल के लिए, और करप्शन ट्रायल के लिए। करप्शन में तो पहले वो चोर आदमी है, वो तो पकड़ा जा चुका है। करप्शन ट्रायल, ये सबमरीन्स के जो आपको पता है ना, इससे करप्शन का क्या ट्रायल चल रहा है, इससे सबमरीन्स के अंदर कमीशन खाया हुआ है, सबमरीन्स में इसने कमीशन खाया हुआ है, और उसमें ये भी है, और इसके साथ चंद मोसाद के साबिक लोग वो भी करप्शन फेस कर रहे हैं। यूरोप के साथ इसने कुछ डील्स किए हैं, और अमेरिका के साथ तो सबमरीन्स में इसने करप्शन की है। ये कोई छोटी मोटी केस पे हार वार की चोरी वोरी इस तरह का भी चल रहा है, वो असल जो करप्शन का केस है वो सबमरीन्स का है। तो वो जो, लेकिन ये तो जेनोसाइड का इशू है ना, और अक़वाम मुत्तहिदा ने तो ये फ़लस्तीनी रियासत और साथ ही जंगबंदी की बात कर गई, तो अच्छी कही ना, जंगबंदी करनी होगी, गज़ा में जंगबंदी करनी होगी, थोड़ी सी नरमी दिखा गया ना आगे, कि ये नहीं कि आगे होगा। और ये प्रेसिडेंट ट्रम्प ने भी एक दरवाज़ा खुला रखा है। उम्मीद करते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जो हैं वो बाकी दुनिया के साथ खड़े होंगे, फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करेंगे, न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन को मानेंगे, वो फ़लस्तीनी रियासत जिसका दारुल हुकूमत यरूशलेम और किबला अव्वल होगा। वरना फिर प्रेसिडेंट ट्रम्प ये भूल जाएं कि उनके कारोबारी मफादात हैं पूरी दुनिया में। मैं आपको बताऊं, वो एक बिज़नेस माइंडेड आदमी है, कोई रवायती सियासतदान वो है नहीं। उन्होंने बिज़नेस करना है, पैसा बनाना है, पैसा कमाना है, और अल्लाह और अमेरिका को कहते हैं आगे लेके जाना है। अब उसके नतीजे में वो अर्जेंटीना वाला हाल होता है इकॉनमी का, या क्या होता है खुदा जाने, वो ये बेहतर बता सकते हैं कि क्या इनका इकॉनमी का मॉडल है। लेकिन बहरहाल ये है कि वो जंग से इन्होंने अच्छा, अब वो पूरे किस्से में कहीं, अब आप ये देखें ना कि फिर वही कि रशिया का ऑयल और इंडिया का जिक्र, और साथ ही वो चाइना का तो कम करते हैं, चाइना का जिक्र ज़्यादा नहीं। मुलाकात होनी है अभी, शी जिनपिंग से मिलना है इन्होंने, इनसे मुलाकात होनी है साउथ कोरिया में, तो माहौल से पहले अच्छा बनाना है। टिकटॉक की डील वील सारी, वो टिकटॉक के बड़े फॉलोअर्स हैं इनके। तो ये है कि बहरहाल अब दुआ करते हैं कि कल तक कोई अच्छी खबर है, और प्रेसिडेंट रजब तय्यब एर्दोगन को सल्यूट,
और बाकी तमाम यूरोप के मुल्कों को, फ्रांस समेत, जिन्होंने फ़लस्तीन को तस्लीम किया। और उम्मीद करते हैं कि आज भी जो कुछ देर के बाद, इस प्रोग्राम के बाद जब मुलाकातें होंगी, तो उन मुलाकातों में भी बहुत दबंग अंदाज में खुल के जो है फ़लस्तीनी इशू को उठाया जाएगा जी। और ये जो न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन है इस पर अमल होगा। जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, इसके साथ ही आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे सुमैरा सलीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद जी डॉक्टर साहब, अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, गुरदनवाह के लोगों को सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।